अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज तर्जुमाने पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कई तल्ख सवालात के जवाब दे दिए हैं। उन्होंने गुज़श्ता कई रोज से जारी इल्जामात, साजिशों और बयानिया के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ दिया है, दो टोक बयानिया दे दिया है। यूँ आज कौम को उन तमाम तर सवालात के जवाब मिल गए जिनके बारे में कौम जानना चाहती है। आज तर्जुमाने पाक फौज से सवाल किया गया कि क्या सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पेश किए गए मरासले में हुकूमत के खिलाफ साजिश का तज़किरा था? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे थे? कोई ऐसा मुतालबा भी था? क्या पाक फौज ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई ऑप्शंस दिए थे? क्या फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है? क्या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग रहे हैं? क्या नई हुकूमत में पाकिस्तान के एटमी असासों को खतरा है? क्या फौज में ग्रुप बंदी हो रही है? क्या पाक फौज मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती है? इन तमाम तल्ख सवालात के जवाब में DGI-SPR ने महज एक ही जवाब दिया था और वो जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। उसकी तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। आर्मी चीफ और DGI-SI भी उसमें गए। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता, और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। ये न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है, और इसी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम ऐसी जगह पे है कि पूरी दुनिया में इसकी कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी की इंटरनेशनल जो वैल्यूएशन है उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है। न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता है। हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2020. पाकिस्तान में फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल नहीं आए। फौज यूनिटी ऑफ कमांड के फैक्टर पे चलती है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरफ देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। इसमें ना आज तक कभी तब्दीली आई है और ना इंशाल्लाह आगे आएगी। फौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई डिवीजन नहीं है। पूरी फौज अपनी लीडरशिप के ऊपर फख्र करती है, एंड दैट इज इट। DGI-SPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के हालिया सियासी तनाजुर में इंतहाई अहम और बरवक्त थी। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अमेरिका मुखालिफ बयानिया मन घड़त साबित हो चुका है। इमरान खान बार बार कौम को अपनी तकारीर में बताते रहे हैं कि उन्हें अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट की सजा दे रहा है, मगर सवाल यह है कि जब अमेरिका ने हमसे फौजी अड्डे मांगे ही नहीं तो उनको इनकार कैसे किया गया। इसी तरह मरासले में किसी साजिश का तस्करा ही नहीं तो इमरान खान साजिश का राग क्यों अलाप रहे हैं। तहरीक इंसाफ बयानिया दे रही है कि फौज ने वजीर आजम को 3 ऑप्शंस दिए, जबकि आज DGI-SPR ने वाजे कर दिया कि अस्करी क़यादत से खुद इमरान खान ने राब्ता किया था। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब सोशल मीडिया पर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर टॉप ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंड कहां से शुरू हुए और इनके पीछे कौन है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, मगर सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से मफरूजों की बुनियाद पर किए गए वादे और हकाइक के खिलाफ बयानात का जायजा लेते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अवाम तक बयानिया पहुंचाया गया कि अफगानिस्तान से इनखला के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे, मगर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। लेकिन उस वक्त भी हमने आपको बताया था, आपके सामने रखा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं, बल्कि इसका आगाज गैर मुल्की टीवी चैनल को वजीर आजम के इंटरव्यू में हुआ था, जिसपे एंकर ने सवाल पूछा कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे क्या जवाब देंगे। जबकि इसकी वजाहत मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भी दी थी कि अगर अमेरिका अड्डे मांगता तो पाकिस्तान इनकार करता, लेकिन हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए। अड्डे मांगे ही नहीं गए, एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कारकुनान ने सिर्फ एक मफरूजे की बुनियाद पर मुल्क के तूल अर्ज में पार्टी चेयरमैन को एक निडर लीडर के तौर पर पेश किया, जहां तक दावा किया गया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में नाकामी का मलबा भी एब्सोल्युटली नॉट करार दे दिया है। अब इमरान खान साहब का इस हवाले से क्या स्टेटमेंट रहा है, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को पेश नहीं दूंगा एब्सोल्युटली नॉट इंटरव्यू में, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी, मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और बयानिए को मिटा दिया है।
झूठ पर मबनी बयानिया सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट ही नहीं था, बल्कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने भरे अवामी इज्तिमा में एक खत लहराकर दावा किया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन के साथ मिलकर साजिश तैयार की। लेकिन आज DGISPR ने इस मफरूजे को भी झूठ करार दे दिया है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में लाने से कबल अवामी इज्तिमा में लाकर इस खत को अपने ओहद वर्जी की। इमरान खान साहब के इससे मुतालिक क्या स्टेटमेंट्स रहे हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। इस मुल्क पे जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आवाम को, रियासत को अमरीका मुखालिफ कैंप में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, मगर PTI क़यादत अपने ज़ाती मफादात के लिए अमरीका के खिलाफ लबकुशाई से कासिर है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मुतअद्दिद बार पाक फौज को मुदाखलत की दावत दी। उन्होंने अवामी इज्तिमात में पाक फौज के न्यूट्रल किरदार पर सवालात उठाए और न्यूट्रल को जानवर तक करार दे दिया। इसी तरह वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी ऑपोजिशन की तहरीक को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। मामलात हल ना हुए तो पंजाब के अंदर गवर्नर अगर हल ना हुए तो दमादम बस कलंदर होगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने न सिर्फ जमहूरियत के लिए खतरे का इजहार किया, वहीं अपने बयानात पर यू टर्न लिया। इमरान खान माजी में जनरल बाजवा के जमहूरी किरदार के मोतरफ रहे हैं, जबकि साथ ही अवाम को जमहूरियत की हिफाजत के अहकामात भी देते हैं, क्योंकि उन फौज जमहूरियत की हिफाजत नहीं करती। आज DGISPR ने मुल्क के एटमी असासों से मुताल्लिक चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के बयान को गैर मंतकी करार दिया है। इमरान खान ने उन लोगों पर सवालात उठाए हैं जो मुल्क में एटमी असासे लेकर आए, जिन्होंने बिल क्लिंटन को एब्सोल्युटली नॉट कहा। एटमी असासों से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब ने क्या कहा था वो आपके सामने रखता हूं। इनको जो भी साजिश के तहत, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई, मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन दो डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? क्या आपको कोई खौफ खुदा नहीं है? आज DGISPR ने अवाम और फौज में दरार डालने, पाक फौज और हुकूमत वक्त और खुद इदारे में दरारें डालने के इकदामात की जहां मजम्मत की है, वहीं उन्होंने ऐसी तमाम तर खबरों की वाज़े अल्फाज में तरदीद की है। साथ ही उन्होंने अवाम को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, का जी चाहता है वो बोल उठता है। ये जो आज़ाद फिजा है, जिसमें जिसका जो दिल करता है वो कहता है, जो दिल में आती है, जो जुबान पे आती है वो बोल देता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इस जगह तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। PTI के जलसों में मुतनाज़े पोस्टर्स, नारों और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस बयानिए की हिमायत के बाद आज तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी। इदारों के खिलाफ PTI का बयानिया सिर्फ जलसों तक महदूद नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई रोज से इम्पोर्टेड हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। FI की जानिब से चंद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सवाल यह है कि किरदार कुशी की इस मुहिम के पीछे कौन है। इस हवाले से आज डॉन अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 10 अप्रैल को इमरान खान के तर्जुमान बनाए सोशल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने एक ट्वीट जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग इस्तेमाल किया गया। हैरानकुन तौर पर यह हैशटैग मुल्क में तेजी से मकबूल हुआ, क्योंकि मुल्क में कुल 3.4 मिलियन ट्विटर अकाउंट्स हैं, मगर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर हैशटैग 17 मिलियन से ज्यादा बार ट्वीट हुआ। इसी तरह पाक फौज के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड में 70,000 से ज्यादा ट्वीट्स हुई और एक और ट्रेंड के तहत 4,10,000 ट्वीट्स किए गए। पाक फौज के खिलाफ जितने भी ट्विटर हैंडल्स से ट्वीट्स हुई हैं, उनमें से अक्सरियत PTI के हामी ट्विटर हैंडल्स की थी। जो लोग इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग के साथ ट्वीट्स कर रहे थे, उनमें से अक्सरियत ने एंटी आर्मी हैशटैग इस्तेमाल किया। पाक फौज के खिलाफ किए जाने वाले ट्वीट्स का 72% पाकिस्तान से किया गया, बरतानिया से 5% और मुत्तहिदा अरब अमारात से 4% ट्वीट्स हुई। आज पाक फौज के तर्जुमान के टोक बयान के बाद उम्मीद है कि आज से तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रियासत मुखालिफ जो मुहिम्मात है और झूठा प्रोपेगेंडा है, उसका सहारा नहीं लिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जहां इदारों के खिलाफ बयानात, अमरीका मुखालिफ बयानिया लेकर चल रहे हैं, वहीं वो एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का बयानिया लेकर अवाम में मौजूद है, जबकि जजेदार पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ अपनी अदलिया से, मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है। से मैं सियासत में हूँ 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। आज इमरान खान साहब पूछ रहे हैं कि मैंने क्या जुर्म किया था। अगर प्रोड्यूसर साहब आपके पास साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का शॉट भी हो जिसपे वो कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, तो वो भी आपके सामने। अच्छा, आपके पास नहीं है तो आगे चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमेशा इस फैसले को कबूल किया जो उनके हक में आया। अब जो फैसला अगेंस्ट आया है उसके खिलाफ फर्जा सराई हुई है। हनीफ अब्बासी के खिलाफ रात गए फैसला किया गया, उस पर पीटीआई ने जश्न मनाया, जबकि फरियाल तालपुर को रात 12 बजे बीमार हालत में अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया। उस वक्त भी दावा किया गया कि ये तो कानून की बालादस्ती है, मगर अब जबकि बात खुद पीटीआई पर आ गई है तो वो अदलिया मुखालिफ बयानियां दे रहे हैं। इसी तमाम तरह मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर आजम खान सवाती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सवाती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सवाती साहब, आज तर्जुमाने पाक फौज का प्रेशर यकीनन आपने सुना होगा, उसके बाद ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, आलमी साजिश है, इस बयानिए के तो परखच्चे उड़ाकर रख दिया आज DGISPR ने। DGISPR का मैंने भी बाकायदा तौर पर इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी है, तो मैं हैरान हूँ कि मीडिया जो है क्या प्ले कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके सारे जो कंटूर्स हैं उसको देखा जाए। जुडिशल कमीशन तो बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले आपकी तरफ से हवाला दिया जाता ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का और उसके एलामिये का। आज DGISPR ने वाजे कर दिया कि उस एलामिये में तो कहीं कॉन्स्पिरेसी का, कहीं साजिश का कोई जिक्र नहीं है। आपका क्या ख्याल है? उसने क्या कहा है? उसने क्या ये नहीं कहा कि इंटरफियरेंस का, मेरा ये घर है, अगर इस घर के अंदर जो है कोई मुदाखलत करता है तो क्राइम है या नहीं है? नहीं, लेकिन इज इट जस्टिफाइड कि आप ये कहें कि उसका ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ है या हुकूमत गिराने से? हाँ, वो बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का बताया जाता है कि ये कामयाब होगा तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा, नाकाम होगा तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कोई आज़ाद मुल्क के अंदर कोई ऐसी बात कर सकता है? आप जरा करके देखें ना किसी छोटे जैसे मुल्क को जाके, अगर अमेरिका जो है यही चीज या दूसरा कोई भी बड़ा मुल्क। स्वाति साहब देखिए, ये डिप्लोमेटिक केबल या साइफर को जिस अंदाज में आपने प्ले किया है, दर्जनों सैकड़ों साइफर्स आते हैं, डिप्लोमेटिक केबल्स आते हैं अपने पेरेंट कंट्रीज में, लेकिन ये तो डिप्लोमेटिक क्राइसिस की तरफ झोंकने की साजिश है पाकिस्तान को। मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी इन अल्फाज के साथ, कोई मुल्क भी इन अल्फाज के साथ मेरे मुल्क को ये धमकी देगा और फिर उसके कनेक्शन जो हैं 7 मार्च को और 8 मार्च को क्या होता है उसके साथ है, तो ये कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, लेकिन सवारी साहब ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आपका बयानिया है कि उसका ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ है। इसलिए सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, जो इमरान खान कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अगर खुदा न खास्ता मीडिया जो कहता है कि ये सही नहीं है, या जो चोर इस वक्त डाकू जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं वो अगर कहते हैं वो सही नहीं है, ये तो ना मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, ना मैं आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि DGISPR ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। उसने कहा है कि इसलिए तो हमने उनको ये कहा था कि उसको जो है यहाँ पर भी बुलाया जाए और वहां पर भी उनके सफीरों को बुलाया जाए कि ये इंटरफियरेंस हमारे आजाद मुल्क के अंदर, उसकी पॉलिसी के अंदर क्यों की गई है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी उस समझ से बालातर है या किसी और की समझ से बालातर है, साहब फिर आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स को डीक्लासिफाई कर देते। आज तो DGISPR ने भी कहा, तो एटलीस्ट आप उसको तो डीक्लासिफाई कर सकते थे ना सर। देखें बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब ये कमीशन बनेगा ये आपका काम तो वो सारी चीजें जो है देखेगी। मैं जो दूसरी पार्लिमानी कमेटी है उसको मैं बाकायदा तौर मेंबर ऊपर से देखेंगे तो मेरा दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे मेरा नाम। मैं ये वही कह रहा हूँ ना कि ये उसके सारे खद खाल को जो है बाकायदा तौर पर मुलाजा किया जाए और देखा जाएगा। नंबर 1 तो ये कि आप उसको डीक्लासिफाई करते। नंबर 2 सर, जो कमीशन बनाने की बात आपने की उसमें भी गैर संजीदगी रही कि उस कमीशन का जो सरबराह आपने मुकर्रर किया उसने अगले रोज कह दिया कि मैं इसकी सरबराही के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जनरल तारिक की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ना कि वो हमारा कमीशन था ना, अब तो हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जाए और सारी एविडेंस जो है बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड पे आ जाए। अब तो नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कह दिया ना सर कि पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हम बुलाने जा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज DGISPR के प्रेशर के बाहर तो वैसे इसकी गुंजाइश कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि
जिन चोरों को इस मुल्क की दौलत के लूटे हुए, यार इसको खाली देख लें, क्या मॉरल अथॉरिटी। उसने उसी प्रेसर के अंदर जो है बार बार कहा मॉरल अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी। ही मीन्स इट, फौज मीन्स इट, इंस्टीट्यूशन मीन्स इट। क्या ये जिस आदमी के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जा रहा है वो भी क्या झूठ है? क्या लोगों के उसके नौकरों के उसके अंदर जो है अरबों रुपया नहीं आया? मुझे एक्सप्लेन करें ना। लेकिन सर डीजीआईएसपीआर ने मॉरल अथॉरिटी को मैंडेट के साथ कनेक्ट किया है कि उनको अगर मैंडेट मिला है तो ये उनकी मॉरल अथॉरिटी है। जिस तरीके से मैंडेट मिला है वो मैंडेट की जो है वो सामने आ जाएगा आपके सामने। क्या कल पेशावर के अंदर जो है ये लोग किराए के थे? क्या ये वो लोग थे जिनको खरीदा गया था? क्या ये वो लोग थे जिनके ऊपर इस मुल्क की लूटी हुई दौलत को जो है दोबारा खर्च करके और उनको जो है बाकायदा तौर पर उन नोटों को खरीदा गया? क्या ये वो लोग थे? जिन लोगों को इकट्ठा किया उन लोगों के सामने आपसे सबूत रखे किसी भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के? उन लोगों के लिए काफी है कि इमरान खान जो कह रहा है वो सच्चाई के ऊपर है। उन लोगों के लिए काफी है। सर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आपके सपोर्टर्स लीडर की अंधी तकलीद करेंगे। दे आर नॉट डिमांडिंग एनी प्रूफ फ्रॉम यू सर। मेरे लिए मेरा जो लीडर कहता है वो बिल्कुल सही। हालांकि मैं उसी कमेटी का मेंबर हूं, मेरे दस्तरस के अंदर है कि मैं उसको देखूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा उस लीडर के ऊपर इतना एतमाद है इसलिए कि वो झूठा नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो गद्दार नहीं है, वो मुल्क के इदारों की इज्जत करना जानता है। आपके लीडर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, आपके डिजिटल मीडिया कैंपेन करने वालों ने, आपके लोगों ने उसको एक बहुत बड़ी कैंपेन एब्सोल्युटली नॉट एक अमेरिका के साथ मत्था लगाने के मुतरादिफ बना दिया। और आज डीजीआईएसपीआर ने वाजे कह दिया कि किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं थे। ये सवाल तो उस वक्त बनता कि जब अड्डे मांगे जाते को मुतालबा कर रहा होता। मेरी बात सुने कि जिस वक्त ये इंटरव्यू हो रहा था उस वक्त उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जरा देखें जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। और मैं ये कहता हूं कि इमरान खान शुरू से ये जंग लड़ रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए कि हमारी जमीन अमन के लिए, हमारी जमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए नहीं है, हमारी जमीन जो है दूसरों के खिलाफ जंग के लिए कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन किसी ने आपसे डिमांड नहीं की अड्डे। और फिर एचबीओ का एंकर अगर सवाल करता है कि अगर ऐसा हो जाएगा, खान साहब उसको एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, तो उसका नाम तो बाइडन नहीं था। आप मेरा ये ख्याल है कि एक तरफ जो है इसको देखें और दूसरी तरफ जो है आप इमरान खान के उस इंटरव्यू को देखें तो दोनों चीजें जो आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। ये कंफ्यूजन स्टेटमेंट नहीं है। इमरान खान हमेशा एक ही मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है। आज़म स्वाति एक ही मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है कि जब हमें ऑर्डर दिया गया कि नेटो की हरकत को जो है बंद किया जाएगा तो खुदा का फजल है आपकी तारीफ बता रही है कि हमने उसको बंद किया, इसलिए कि दूसरे मुल्क की मुदाखलत। ये आपने कभी 9/11 का, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं ताकि आपके नाज़रीन सुने, क्या आपकी दस्तरस क्या सुन ले, मेरे एक सवाल सुन ले। क्या आपने 9/11 की वो रिपोर्ट पढ़ी है जो इतनी पावरफुल रिपोर्ट है जो 576 पेजेस के ऊपर एक पेज मैंने पढ़ा है? उस पेज के अंदर क्या, उस पेज के अंदर ये है कोई पाकिस्तानी 9/11 के उस जुर्म के अंदर जो है मुलवस नहीं था। फिर क्यों ये तो आज एस्टैब्लिश हो गया कि उस 80,000 लोग मारे गए। बिल्कुल ठीक है, वो हमारी नाकामी से नहीं जाना चाहिए था। मैं आई एग्री विद दैट सर, आई एग्री विद दैट। और उस पे मेरा ख्याल है कि स्टेट की पॉलिसी बड़ी फर्म और बड़ी वाज़ेह है। बट माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम यू सर, क्या अड्डे मांगे गए थे या नहीं? स्टेट की पॉलिसी क्या, क्या डीजीआईएसपीआर गलत कह रहे हैं? स्टेट की पॉलिसी उस वक्त, स्टेट की आपकी पॉलिसी ये थी कि हमने उसको वेलकम किया, हमने अपनी जमीन उनके हवाले की, ड्रोन हमले हो रहे थे, लोग मर रहे थे, हमारे मासूम लोग मर रहे थे और हम उसके ऊपर खुशी का मुआवजा जो है उसके ऊपर जो है वो ले रहे थे। किसने ये कहा, कौन से जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को जो गाली निकाली थी? मेरा ये ख्याल है कि जनरल मुशर्रफ थे और जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में खान साहब ने हिस्सा लिया था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और रेफरेंडम को छोड़े यार, क्यों आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है बात करते हैं? अगर आप 9/11 की बात करेंगे तो मैं ये बात तो करूंगा ना। इसलिए सर जी मैं ये बात कर रहा हूं ना कि आप लोगों ने रात को इतना बड़ा जलसा और वो जो लोग अपने तौर पे जो निकले थे इस आजादी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के सालमियत के लिए, उन लोगों को आपने क्यों नहीं दिखाया? मैं तो ये कहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हमारे मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ स्मीयर कैंपेन कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं सर। 69,000 ऐसे ट्वीट्स हुए जिनका ताल्लुक अभी सलामती के इदारों से है सर। आप जरा सुन लें, ये आपका बयानिया है कि पीटीआई या पीटीआई के लोग जो है अपने इदारों के खिलाफ बात करते हैं। और मेरा लीडर क्या कह रहा है कि मेरे मुल्क के इदारे, और वो सुप्रीम कोर्ट है,
हमें किसी बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कतई नहीं, इदारों की इज्जत अपनी जगह पे है। लोग इस वक्त देखें इश्तिहार के अंदर है, लोग जो है इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं। तो स्वाति साहब, दैट्स व्हाट माय पॉइंट है सर, कि लोगों को मुश्तइल कौन कर रहा है? अगर स्टेट से ये नारे लगेंगे कि कौमी सलामती के इदारे से उनके हवाले ना करें, मेरा ये ख्याल है ये बात जाने बगैर कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और अगर स्टेट से इस तरह के नारे बुलंद किए जाएंगे जिसमें इंपोर्टेड हुकूमत भी होगी, जिसमें कौमी सलामती के इदारों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी होगा, तो ऑब्वियसली लोग तो मुश्तइल होंगे, वो एक कैंपेन का हिस्सा बनेंगे सर। मेरा ये ख्याल है कि आप मीडिया कर रहे हैं जो बिकाऊ माल है, जो बिक चुका है, जिनका जमीन बिक चुका है, वतन के लिए नहीं, अपने जेब के लिए बिक चुका है, मीडिया कर रहा है। स्वाति साहब देखिए, ये एक और एलिगेशन है सर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री रही है सर, कि आप एलिगेशन लगाते हैं दूसरों के ऊपर और उसी को कहते हैं कि प्रूफ करें। ये गलत बात है सर। एक मिनट में बात कर रहा हूं ना जी, क्यों पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूथ और लोग जो है निकले हैं, कौन सी कदगन थी आपके ऊपर? मैं आपकी मीडिया की, मैं जब आप मीडिया बात करता हूं मैं जनरल बात करता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। क्या वजह थी कि स्वाय ARY के कोई मीडिया ताकत नहीं थी उनमें? ये आपका परसेप्शन है सर, सारे मीडिया ने देखा है। अगर आज अखबार भरे पड़े हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है। आज के न्यूज़पेपर्स देख जो है 56% जो है वो लोग उसको देख रहे थे। ये क्या रिकॉर्ड है? क्या आजकल टिल्ट है, आपका इंक्लिनेशन है, आपका बायस हो सकता है सर। आजकल डिजिटल दुनिया के अंदर एक एक सेकंड की चीज जो है ये काटती जाती है। स्वाति साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। आप सेम पेज की बात करते थे, आप हाइब्रिड रजीम की बात करते थे, मिसाली ताल्लुकात की बात करते थे, सर पर हाथ की बात करते थे। अचानक से क्या हुआ सर कि ये कैंपेन करना पड़ गई? ये ताल्लुकात में कहां दरार आ गई सर? जो मैं ये समझता हूं कि जो इस बात के खिलाफ जो है कैंपेन करते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस आज भी इज्जत की हमारे नजदीक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी की जमानत है। आप क्या बात करते हैं? मैं ये समझता हूं कि जिस लाइन पे आप जो है मेरे मुंह से कोई बात कराना चाहते हैं, वो आपका माफी ज़मीर और आपका बयानिया तो हो सकता है, लेकिन PTI करें, PTI की क़यादत करें। मेरा ये ख्याल है कि ये अल्फाज काफी है इमरान खान के, कि मैंने हमेशा इदारों की इज्जत की है, इदारों के वक़ार की बात की है, इसलिए कि वो सारे इदारे मुल्क के, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये बयानिया आपका और आपके नाज़रीन के लिए काफी होगा। मैं तो सिर्फ आपके लिए गोशगुजारी करना चाह रहा हूं सर, कि देखिए जबान के ऊपर नहीं लेके आ सकते। देखिए, आपने इंपोर्टेड हुकूमत का नारा लगाया, आपने कहा आलमी साजिश हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बयानिया अब इदारों की तरफ रुख मोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम ये था कि आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात है, अब आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, दाग होने की कोशिश कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा ये कह रहा है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। मैं समझता हूं कि ये आपकी जमहूरियत के ऊपर एक दाग है, उसके माथे के ऊपर दाग है कि एक वजीर आजम, नाम निहाद वजीर आजम, जिसको हम क्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वसूख के साथ मैं कह रहा हूं, उस पर फर्द जुर्म आयद हो और मीडिया उसकी तरफदारी करे कि जमहूरियत की बसा के जमहूरियत जो है वो बच चुकी है, और बाकी जो है वो लोग सारे, ये जो लोग आज रोड पे क्यों आ रहे हैं, ये मुल्क से वफादारी का अहद करके आ रहे हैं, उसकी तजदीद हो रही है। स्वाति साहब, लास्टली सर, ये जो पॉलिटिकल स्पेस स्क्वीज होती जा रही है हमारे माशरे से, अगर ये ऐसे ही होता रहेगा, और पार्लियामान से तो क्योंकि बाहर है, आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहा आपने, इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्या इज इट द राइट वे टू लाइक डेवलपिंग डेमोक्रेसी सर? इसी तरह से अब हमारी जो जमहूरियत है वो पनपेगी सर? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक आदमी जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होता है, जो डकैत है मुल्क का, दूसरा जो है भागा हुआ है, ये सारी उसी साजिश के आप जरा सुन लेना जी, जरा सुन लें। आप जब सवाल किए तो सुन लेना। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या इदारों को खत्म करने की बात, हम ये कह रहे हैं कि इसका महवर क्या होगा, वो ये कि आप एक जनरल इलेक्शन की तरफ बिस्मिल्लाह करके जाएं, अवाम से नई मैंडेट लें। हम लोग जो है असेंबलियों से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जिस असेंबली में है वो एक डकैत, उसका जो है आपने प्राइम मिनिस्टर जो है अनफॉर्चुनेटली यू कुड हैव डन इट बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव। इससे पेशतर आप खुद असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शंस अनाउंस कर सकते थे, आपने नहीं किया। आप क्या बात हो गई? आप क्या कोई नई चीज हो गई? लेकिन उस वक्त क्यों नहीं किया सर? अब भी तो हम ये कह रहे हैं, उस वक्त साजिश नहीं हुई थी। जब साजिश हुई
तो हमने उसको एक्सपोज किया है गुफ्ता की मदद से। तब खान सवाती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाक में कामयाबी के बाद पीडीएम और पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब में भी तब्दीली के लिए खासे पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई और काफ लीग इजलास के बाद इजलास कर रहे हैं, जबकि वजारत आला के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर को असम्बली इजलास की सदारत से रोकने के लिए हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया गया है। अब दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी टीवी चैनल्स पर आकर पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सेक्रेटरी असम्बली 16 अप्रैल को दोस्त मज़ारी को इजलास सदारत से रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहा। डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के इजलास की सदारत से रोका जाए। दोस्त मज़ारी की जगह असम्बली सेशन की सदारत के लिए मुतबादिल फ़र्द मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। उधर मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी स्पीकर से मुतालबा किया है कि वो इलेक्शन वाले दिन आज़ाद मुबस्सरीन को इलेक्शन की कार्रवाई देखने की दावत दें। पिलडैड, फाफिन और पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों को कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं। कल इस पर डिप्टी स्पीकर साहब को बुलाया गया है। अब इस वक्त डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो जाएंगे तो क्या मौक़िफ़ लेकर जाएंगे। दोस्त मज़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उस पर समाअत जारी है, आज भी समाअत हुई है, कल आपको बुलाया गया है, आप पेश होंगे कोर्ट के सामने? जी बिल्कुल, मुझे आज नोटिस मौसूल हुआ है और मैं अपने लॉयर के साथ बैठा हुआ था तो नोटिस आया और इंशाल्लाह कल मैं पेश होऊंगा और जो भी चीज़ें हैं मैं कोर्ट के आगे रखूंगा कि जी मैं एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ये जो सीट है कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है और ये इम्पार्शल सीट है, तो मैं उस लिहाज में अपने जो मेरा तरीक़ेकार है, जो मेरा सिस्टम होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स और बुक्स, जो हाउस का हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह करते हुए ये इलेक्शन इंशाल्लाह कंडक्ट करूँगा। मज़ारी साहब, इस वक्त कोर्ट में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को इजलास की सदारत से इसलिए रोका जाए कि वो गैर जानिबदार नहीं रहे। ये मौक़िफ़ है इस वक्त कोर्ट के अंदर आपके ओपोनेंट्स का। आप जब जाएंगे तो इसका काउंटर आर्गूमेंट आपका क्या होगा? जी मेरा यही आर्गूमेंट होगा कि मैं तमाम मीडिया को वहाँ पे बुलाना चाहूँगा गैलरीज़ में, तमाम मीडिया की निगरानी में, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जो आपके बल्कि प्रोग्राम के थ्रू मैं ये तमाम एंकर से कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग भी तशरीफ़ लेकर आएँ, वो लोग भी प्रोसीडिंग्स को देखें और वो लोग ख़ुद फ़ैसला करें कि हम इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। हम मेरी जो सीट है ये इम्पार्शल सीट है, मैं बिल्कुल एज ए न्यूट्रल कस्टोडियन ऑफ द हाउस इंशाल्लाह इलेक्शन कराऊंगा। जी, प्रिंसिपली और आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए। जो स्पीकर है उसकी सीट ऑब्वियसली उसको इम्पार्शली कंडक्ट करना है इजलास को, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये हमने नेशनल असम्बली में देखा नहीं है, वहाँ पर ये मामलात उठे और अब पंजाब असम्बली के अंदर भी सारे प्रोसेस को मुतनाज़ बनाने की ना सिर्फ कोशिश हुई बल्कि मुतनाज़ हो भी गया। तो दोस्त मज़ारी साहब, ये मामला इस नहज पर पहुँचा क्यों है? देखिए, मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और मैंने शुरू दिन से जो अपने ऑर्डर्स विड्रॉ किए थे 16 के और 6 के जो ऑर्डर्स जारी किए थे उसमें मैंने यही मौक़िफ़ लिया था कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक अंडरटेकिंग जो एडवोकेट जनरल साहब देकर आए थे, मैंने उनके मौक़िफ़ के मुताबिक अपनी चीज़ों को आगे चलाया और आपने देखा कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मौक़िफ़ को इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि जी आप हाई कोर्ट में चले जाएं। हाई कोर्ट में जब हम आए तो इधर मैं भी पेश हुआ, मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद जाके पेश हुआ। हमज़ा शहबाज साहब के वहाँ पे वकील थे, वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वहाँ पे वकला थे, तो उनके आगे ही जो कोर्ट का जो ऑर्डर था वो आपके सामने आया कि उन्होंने कहा कि जी ये जो इलेक्शन है इसको कंडक्ट ही डिप्टी स्पीकर साहब कराएंगे और वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके के साथ, किसी को आप रोक नहीं सकते, किसी के लिए हर्डल क्रिएट नहीं कर सकते। और मैं तो इसमें और भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि मेरी ये भी कोशिश है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, मीडिया के तमाम जो हैं चैनल्स वहाँ पे इस चीज़ को कवरेज देंगे। बल्कि आज मैंने एक लेटर लिख के सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को भेजा है कि पीटीवी इस जो भी ये प्रोसेस ये शुरू होगा इंशाल्लाह, जो ये तमाम जो ये इसको है इसको लाइव दिखाए ताकि तमाम लोगों को पता लगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हो रहा है असेंबली के अंदर। अच्छा मज़ारी साहब, एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है अभी भी? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ।
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी आपकी अपनी पार्टी ने आपके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा रखी है। जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराई रखी है। जी हाँ, उस पर आपको कोई शो कॉज हुआ, आपकी उनके साथ कोई यानी टॉकिंग टर्म्स भी हैं डिप्टी स्पीकर की बतौर मेंबर पीटीआई इस वक्त पीटीआई के साथ? जी मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया अभी तक। फ्रेंकली मैं आपको बताऊंगा, मेरे से किसी ने रब्ता अभी तक नहीं किया। तो फिर आपका फ्यूचर की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही रहेंगे, आप इसी तरह से इस जमात में रहेंगे? फ्यूचर तो मैंने जी अभी तक तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि फ्यूचर की मैंने अभी स्ट्रेटजी को बनाई नहीं है। मेरा अभी फोकस है कि सीएम के इलेक्शन को एक बेहतर तरीके से, एक न्यूट्रल तरीके से, एक फेयर प्ले करते हुए हम मतलब दोनों सबके लिए, तमाम जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उन दोनों के लिए हम आगे चलें और जो भी रिजल्ट आए वो सबके आगे आए, उसके बाद मैं कोई फैसला करूँगा। फिलहाल मैंने कोई फैसला नहीं। लेकिन मज़ाहिर साहब, जो जोड़ तोड़ जारी है पंजाब के अंदर, आपको अप्रोच भी नहीं किया ऑपोजिशन ने? जी नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। यानी हमजा शहबाज साहब से या जो ग्रुप्स हैं, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, किसी से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई कि फ्यूचर पे करना क्या है? नहीं जी, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं, मेरे से अभी किसी की बातचीत नहीं हुई। अच्छा मज़ाहिर साहब, क्विकली ये बताइएगा कि अब इजलास ऑब्वियसली ये कल कोर्ट का इस पर कोई डिसीजन आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं या काफ लीग जारी है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता प्रोसीडिंग्स के अंदर, ये हमारा पार्लियामेंट के असम्बली के अंदर का मामला है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली, क्योंकि अभी तक तो कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में ही है कि आप उसकी सदारत करें, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? जी देखिए, केओस की सिचुएशन बन गई थी। आपको पता है पंजाब असेंबली में मुझे एंटर नहीं करने दिया गया था और बहुत मामलात एक कशीदगी की तरफ चले गए थे। केओस की सिचुएशन थी। आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर पिछले कई दिनों से चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट खाली पड़ी हुई है, एक मशीनरी बिल्कुल जैम हो गई है। उस हवाले से फिर किसी ने तो कोर्ट जाना था, मैं खुद भी कोर्ट चला गया, तो कोर्ट जाकर कोर्ट के डिसीजन पे हम वेट कर रहे थे और कोर्ट का डिसीजन आगे आ गया, तो कोई ना कोई तो इंटरवीन करता है इन मामलात में, वरना तो केओस जैसी सिचुएशन पंजाब में लगी हुई है। सर व्हाई आर दे सो इनसिक्योर फ्रॉम यू? वो काफ लीग हो या पीटीआई, अब एक ही बात है, ये इनसिक्योरिटी क्यों है? आई डोंट नो जी, आई थिंक यू शुड आस्क द सेम क्वेश्चन टू देम। लेकिन आपने क्या महसूस किया है? मतलब उनको ये लग रहा था कि आप इजलास जल्दी बुला के ऑपोजिशन को फेवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब भी हमजा शहबाज साहब की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि आप इजलास को डिले नहीं करें। आई हैव नो आइडिया, शायद उनको ये लगता है कि मैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करूँगा, जैसा कि आपने देखा फेडरल उधर हुआ है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर सकता। मैं तो जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगी, मैं तो टू द बुक्स चलूँगा इंशाल्लाह। और बताइए साहब, लास्टली, इफ थिंग्स मूव ऑन कॉन्स्टिट्यूशनली, तो व्हाट आर यू लुकिंग? क्या ये फेवर में नहीं जाएगा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्मरान जमात की, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सब कुछ होता है? क्योंकि ये सब देख रहे हैं आप, पॉलिटिकली नंबर गेम और सब आपके सामने। देखिए, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और मैंने न्यूट्रल रहना है, मैंने चीज़ों को सही तरीके से स्मूथली आगे चलाना है। मेरी तो यही सोच है और मैंने ये करके दिखाना है इंशाल्लाह। नहीं, न्यूट्रली अगर आप देखें तो क्या लगता है आपको, पलड़ा किसका भारी है इस वक्त? मैं इस टाइम मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो यही क्लेम कर रहे हैं कि उनके नंबर गेम पूरी है। वो तो पता लग जाएगा, सैटरडे दूर नहीं है, परसों इंशाल्लाह पता लग जाएगा, पूरी कौम के आगे रिजल्ट आ जाएगा। और इजलास को आप ही कंडक्ट कर रहे होंगे? जी इंशाल्लाह मैं ही कंडक्ट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब आपके वक्त के लिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, सैटरडे को इजलास होने जा रहा है, उसमें पता चल जाएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में कामयाब होती है या नाकामी का सामना करना पड़ता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साल 2009 से 2013 के दौरान 12 ममालिक से 73 लाख अमरीकी डॉलर से जायद फंड इकट्ठे किए जाने के मुकदमे यानी फॉरेन फंडिंग केस अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन में 85 के करीब समातों, स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलासों और पीटीआई की जानिब से वकला की 8 टीमें तब्दील किए जाने के बावजूद अब आला अदलिया ने इलेक्शन कमीशन को केस का हतमी फैसला सुनाने की हतमी तारीख भी दे दी है। डेडलाइन सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहरीरी फैसला जारी किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की पीटीआई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है।
अकबर एस बाबर को ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई से अलग करने की दरखास्त भी मुस्तरद की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की अकबर एस बाबर के खिलाफ दरखास्त खारिज की और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी और 31 जनवरी को पीटीआई की दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। अब 2014 से इलेक्शन कमीशन और अदालतों में जेर बहस बड़ा मुकदमा हतमी मरहले में है। देखना यह कि इलेक्शन कमीशन कानून के तहत फैसला करेगा या फिर नजरिया ज़रूरत गालिब आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इसी एक फैसले से जुड़ा हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस जिसकी इब्तदा 2014 में हुई, 2014 के बाद से अब तक 8 साल से जायद का अरसा तो गुजर चुका है। बहुत सारी समातें हुई हैं, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स, हियरिंग्स आपके सामने है, स्क्रूटनी कमेटी में जो कुछ होता रहा वो आपके सामने। अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा है, वो हमारे प्रोग्राम में आकर ये बात बारह कह चुके हैं कि इसके केस का फैसला तब होगा जब वक्त का तकाजा होगा। तो सवाल तो ये भी है कि क्या वो वक्त आन पहुंचा है जिसका तकाजा किया जा रहा था? क्या यही राइट टाइम है जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना सिर्फ सुनाया जाएगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका, क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग प्रूफ हो जाती है तो उसके बाद पार्टी का वजूद खतरे में होगा। क्या होता है यकीनन आने वाले 30 दिन में समझ आ जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।